हुए कहा। वहां सच में बहुत डर लग रहा था। वो छोटी परियां मेरे आसपास घूमती रहीं और मुझे गाना गाने के लिए तंग करती रहीं। उन्होंने मुझे आराम भी नहीं करने दिया। ये तो एक सजा थी। परियों की पार्टी में वक्त बाहर से बिल्कुल अलग चलता है। यूदे ने थककर अपना सिर पकड़ा और ठंडी सांस भरी। वो दोनों वहां पूरे 12 घंटे तक परेशान होते रहे। भले ही बाहर सिर्फ कुछ सेकंड ही बीते थे, पर उनके लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। कॉर्डिलिया भी बहुत परेशान थी। उसने कहा कि उसने अकेले ही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना लगभग 40 बार गाया था। पर चलो, अच्छा हुआ कि यह परेशान करने वाला काम आखिरकार खत्म हो गया। कॉर्डिलिया ने खुशी से यूडे को गले लगा लिया और चिल्लाई कि वो वापस आ गए हैं। यूडे इस अचानक गले लगने से थोड़ा घबरा गया, पर उसने भी चैन की सांस ली। कॉर्डिलिया को अचानक कुछ याद आया और उसने पास की नदी की तरफ देखा। वाइकन की लाश अभी भी पानी में तैर रही थी। कॉर्डिलिया ने हैरानी से यूडे से पूछा, क्या उसके पैरों को हमें खुद काट कर निकालना होगा? यूड ने हाँ में सिर हिलाया। यह चीज सच में बहुत काम की है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। जब वाइकन पूरी तरह खत्म हो चुका था तो वो उसके दोनों पैर ले जा सकते थे। कॉर्डिलिया ने मुस्कुराकर कहा, तो एक पैर मुझे चाहिए। यूड ने भी तुरंत हाँ कह दिया। ठीक है, तो बचा हुआ एक पैर मेरा हुआ। इस बार उन्हें उम्मीद से ज्यादा चीजें मिली थीं। मूनलाइट स्टाफ, वाइकन के दोनों पैर और फेरियस फुटस्टेप्स। ये तो बहुत बड़ा फायदा हो गया था। इतने सारे इनाम देखकर कॉर्डिलिया का मूड तुरंत अच्छा हो गया। यूडे उसे खुश होते देख थोड़ा शर्माते हुए अपना सिर खुजलाने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता, पर एक बात बतानी जरूरी है। उन दोनों पैरों को ले जाना हम दोनों के बस की बात नहीं है। हमें वापस जाकर गार्ड से मदद मांगनी होगी। यूडे जमीन से अपना कोट उठाते हुए ध्यान से सोचने लगा। उसने कहा, अभी जो जादुई रोशनी चमकी थी और जो धमाका हुआ था, उससे गार्ड्स अब तक जरूर जाग गए होंगे। कॉर्डिलिया ने अपना सिर झुकाया और डर से कांपती आवाज में पूछा, यूडे? यूडे ने हैरानी से जवाब दिया, हाँ। कॉर्डिलिया ने घबराते हुए थूक निकला। क्या हम इस बार किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं? उसी वक्त परियों की जगह पर एक छोटी परी ने रात के आसमान में पूछा, रानी जी, क्या मूनलाइट स्टाफ और फेरियस फुटस्टेप्स उन्हें देना सही था? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो परियों के हथियार के लायक हो। पास खड़े एडेल ने मुस्कुराकर कहा, यूदे सच में उस हथियार के लायक है और वो देखने में भी सुंदर है। पर एक दूसरी परी को चिंता थी। इंसानों को जब बड़ी ताकत मिलती है तो वो बदल जाते हैं। एडेल ने गुस्से में कहा, तुम तो पहले उनके साथ सबसे ज्यादा खेल रहे थे और अब चिंता कर रहे हो। उसने रानी की तरफ देखा। रानी जी, आपको मूनलाइट स्टाफ को चमकते देखना सबसे अच्छा लगता है ना? लेकिन रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। रानी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनका चेहरा गंभीर हो गया था। अभी जब वो उन दोनों बच्चों के सामने थीं, तो उनके सामने अचानक एक तस्वीर आई। वो वक्त के बीच छुपी हुई एक झलक थी। अपनी पूरी ताकत के बाद भी वो यह नहीं समझ पा रही थी कि आने वाला कल कैसा होगा। लेकिन एक बात रानी को पक्की पता थी। उन्होंने डर रही परियों को प्यार से समझाया, डरो मत। जब मैंने पहली बार उन दोनों बच्चों को देखा था, तभी से उनकी किस्मत न सिर्फ एक दूसरे से जुड़ी है, बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत के साथ बंधी हुई है। डालिया ने गुस्से में कहा, मालकिन, आपको अच्छी तरह पता है ना कि आपने क्या गलती की है। वो बोलते बोलते कॉर्डिलिया के बाल बना रही थी और उसके हाथ बहुत तेज चल रहे थे। कॉर्डिलिया चुपचाप बैठी थी और डर के मारे सांस भी नहीं ले रही थी। डालिया और गुस्से में आई, हम पहले ही गलत रास्ते पर हैं। आगे क्या खतरा है हमें कुछ नहीं पता, और तुम दोनों बिना किसी गार्ड के अकेले ही उस घाटी में चले गए। अगर कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? कॉर्डिलिया को अपनी गलती का एहसास था। उसने धीरे से माफी मांगी। डालिया, मुझे माफ कर दो। पर डालिया उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, 3 दिन बाद हम लैंकेस्टर पहुंचने वाले हैं। चेज ड्यूक की बेटी की गार्ड होने के नाते मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकती। इसलिए अब से जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, तुम दोनों गाड़ी से एक कदम भी बाहर नहीं निकलोगे। कॉर्डिलिया ने यह सुनकर घबराते हुए समझाने की कोशिश की, डालिया, मैं जानती हूं तुम गुस्से में हो। पर डालिया ने हल्का सा मुस्कुराकर मजाक में कहा, भले ही तुम बोर हो जाओगी, पर तुम मेरी बात समझ रही हो ना? अब आगे के रास्ते में तुम दोनों के पास गाड़ी के अंदर अकेले रहने के लिए बहुत सारा वक्त होगा। गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। यूडे सीट पर लेटा हुआ आराम कर रहा था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। कॉर्डिलिया पानी का बर्तन लेकर अंदर आई और उसने उसकी तबीयत के बारे में पूछा। यूडे ने ठंडी सांस भरी। भले ही सिर थोड़ा भारी है, पर अब मैं ठीक हूँ। डालिया ने क्या कहा? कॉर्डिलिया ने परेशान होकर कहा, उसने हमें बंद कर दिया है। हम गाड़ी से बाहर नहीं जा सकते। यूड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी लैंकेस्टर जाने के रास्ते में कोई काम नहीं है, तो गाड़ी में बैठना ही अच्छा है। कॉर्डिलिया थोड़ी उदास लग रही थी। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। यूडे ने उसे समझाया, डालिया ने चिंता की वजह से ही ऐसा किया है। कॉर्डिलिया ने सिर झुकाकर कहा, मुझे डर है कि डालिया मुझसे नफरत ना करने लगे। यूडे ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में माफी मांगोगी तो वो जरूर माफ कर देगी। आखिर डालिया तुम्हारी बड़ी बहन जैसी ही तो है। यह सुनकर कॉर्डिलिया ने हैरत से अपना सिर उठाया। कॉर्डिलिया ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। यूडे ने मजाक करते हुए कहा, पर हाँ, डांट तो जरूर पड़ेगी। कॉर्डिलिया ने गुस्से में कहा, तुम भी नहीं बचोगे, हम दोनों को डांट पड़ेगी। यूडे ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ माफी मांगने चलूंगा। कॉर्डिलिया ने उसे गुस्से से देखा और कहा, पहले अपनी फिक्र करो, कमजोर कहीं के।
फिर वो जमीन पर बैठ गई। उसने यूडे को लेटने और अपना पसीना पोंछने को कहा। यूडे ने परेशान होकर कहा, कोई अमीर घर की लड़की ऐसे जमीन पर बैठती है क्या? पर कॉर्डेलिया ने जिद की और उसे लेटकर आराम करने को कहा। यूडे चुपचाप लेट गया। उसके पास बहस करने की ताकत नहीं थी। कॉर्डेलिया ने उसके चेहरे पर गर्म कपड़ा रखा और ध्यान से उसे साफ करने लगी। उसने पूछा कि पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है? यूडे ने नींद में कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। कॉर्डेलिया ने उसे थका हुआ देखा तो उसकी आवाज भी नर्म हो गई। उसने कपड़ा हटाया और कहा, आंखें बंद करो और सो जाओ। गाड़ी हिलती डुलती आगे बढ़ रही थी। कॉर्डेलिया बड़बड़ा रही थी कि लैंकेस्टर पहुंचने में अभी 3 दिन बाकी हैं। जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब वो डेविलस हैंड के बारे में बात करेंगे। यूडे ने धीरे से उसका नाम लिया, कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया ने उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया। इस अचानक प्यार से कॉर्डेलिया हैरान रह गई। उसने अपनी नजर घुमाई और बोली, अगर सच में शुक्रिया कहना है तो जल्दी से ठीक हो जाओ। गाड़ियों का काफिला लकड़ी के पुल को पार करके आगे बढ़ गया। 3 दिन देखते ही देखते बीत गए। गाड़ी के अंदर कॉर्डेलिया कागज देख रही थी और अचानक चिल्ला उठी। उसने सामने बैठे यूडे को शक से देखा और पूछा, क्या तुम असली जिंदगी में कोई धोखेबाज हो? यूडे ने थोड़ा परेशान होकर बात को सही रास्ते पर लाया और पूछा, क्या प्लान में कोई गलती है? कॉर्डेलिया ने चिट्ठी को देखा और हैरान थी कि उसने उसके पिता के लिखने का ढंग बिल्कुल सही कॉपी किया था। यूडे ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ मान ली। तभी गाड़ी की खिड़की पर दस्तक हुई। एक घुड़सवार पास आया और उसने उन्हें आगे देखने को कहा। गाड़ी घाटी से बाहर निकली और सामने का नजारा खुल गया। व्यापार का बड़ा शहर लैंकेस्टर आखिरकार आ गया था। गाड़ी धीरे धीरे शहर के दरवाजे के अंदर चली गई। कॉर्डेलिया खुशी से खिड़की के पास गई और बाहर इशारा करके चिल्लाई, वहां से लैंकेस्टर की वो बड़ी मूर्ति दिख रही है। यूडे ने भी वहां देखा और माना कि यह गेम से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। कॉर्डेलिया उस बड़ी मूर्ति को देखकर अपने दिमाग में चल रही धुन को गुनगुनाने लगी। गाड़ी के अंदर का उदास माहौल एकदम से खुशनुमा हो गया। कॉर्डेलिया ने मुस्कुराकर कहा, हम जैसे पुराने खिलाड़ी हमेशा एक ही रास्ता चुनते हैं। यूडे ने भी हाँ में सिर हिलाया। यह लैंकेस्टर शहर था। नाम के लिए यहाँ ड्यूक का राज था, पर असल में इसे उत्तर के 12 खानदान चलाते थे। यह जगह साइरन देश के किसी अमीर के कब्जे में नहीं थी, क्योंकि यहीं से यूडे और कॉर्डेलिया की असली कहानी शुरू होती थी। गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने रुकी। यूडे गाड़ी से नीचे उतरा और सामने की आलीशान इमारत को देखकर दंग रह गया। गेम में तो कॉर्डेलिया एक आम होटल में रुकती थी, तो यह बड़ा महल कहाँ से आ गया? माया ने भारी सूटकेस नीचे रखा और बताया, यह बंगलो चेस ड्यूक ने खास तौर पर किराए पर लिया है। क्योंकि आप दोनों की सगाई हो चुकी है, इसलिए ड्यूक ने कहा है कि आप दोनों के कमरे अलग अलग फ्लोर पर होने चाहिए। यूडे ने शर्माते हुए हल्की सी हंसी दी। यह तो सच में बहुत सख्त नियम है। दूसरी तरफ दालिया और कॉर्डेलिया एक दूसरे से बात कर रही थीं। दालिया ने अचानक अपने हाथ खोले और उसे गले लगा लिया। लगता है दोनों के बीच सब ठीक हो गया था। यूडे ने माया से अपना सामान लेने को कहा। उसे पहले एक जगह जाना था। पास खड़ा एक गार्ड मदद करने के लिए आगे बढ़ा, पर यूडे ने अचानक गुस्से में आदेश दिया, सभी सैनिक तुरंत मेरे पास जमा हो जाओ। गार्ड ने तुरंत अपनी हंसी रोकी और इज्जत से हाँ कहा। यूडे ने घूमकर बाकी सैनिकों को आदेश दिया, दालिया को छोड़कर चेस खानदान के सभी सैनिक मेरे साथ चलेंगे। दालिया ने हैरानी से पूछा, क्या सभी को जाना होगा? यूडे ने एक मोहर लगी हुई चिट्ठी निकाली और कहा कि उसके पिता बायल ड्यूक ने आदेश दिया है कि मीटिंग शुरू होने से पहले सैनिकों की मदद चाहिए। भले ही उसने ऐसा कहा, पर यूडे जानता था कि यह बस एक बहाना था। अभी के लिए उसे यही करना था। भीड़ वाली बाजार में बहुत से लोग आ जा रहे थे। कॉर्डेलिया ने इस रौनक को देखा और कहा, यह सच में व्यापार का बड़ा शहर है। पास खड़ी डालिया जादुई दुकान ढूंढने के लिए आसपास देख रही थी। उसने आगे इशारा किया और कहा, हमें उस गली से मुड़ना होगा। थोड़ा आगे चलते ही दोनों एक दुकान के सामने रुक गए। दालिया ने हैरत से पूछा, मालकिन, आपको इस जगह का कैसे पता चला? कॉर्डेलिया ने डरते हुए झूठ बोला, मैं पहले से ही नक्शे को देख रही थी। असल में वो अपने दिमाग में सोच रही थी कि गेम में इस बेकार जगह को ढूंढने के लिए उसने पूरे शहर के चक्कर काटे थे। बात बदलने के लिए उसने तुरंत दालिया से कहा कि वो आराम करे और उसके पीछे ना आए। पर डालिया ने हंसते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो आपको पीठ पर बिठाकर पूरे शहर का चक्कर लगा सकती हूँ। डालिया ने पूछा, क्या आप यहाँ कुछ खरीदने आई हैं? कॉर्डेलिया ने शर्माते हुए कहा, मैं कुछ खरीदने नहीं, बल्कि किसी से मिलने आई हूँ। क्योंकि वो आदमी रात को दुकान नहीं खोलता, इसलिए मैं दिन में किस्मत आजमाने आई हूँ। उसने मन में दुआ की कि काश वो आदमी आज दुकान पर ही हो। अब नजारा बदला। 15 मिनट पहले गाड़ी के अंदर यूडे ध्यान से सोच रहा था। लैंकेस्टर में आने वाली मुसीबत घाटी में वाइकर्न से लड़ने से कहीं ज्यादा बड़ी थी। कॉर्डेलिया ने ठंडी सांस भरी। सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, यूडे ने कहा। यह रास्ता वैसे भी ताकत से पार करने के लिए नहीं है। फिर उसने एक चिट्ठी निकाली और मुस्कुराकर कहा, हमें पिताजी के नाम का इस्तेमाल करना होगा। कॉर्डेलिया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या चल रहा है। यूडे ने उसे धीरे बोलने को कहा और बोला, पहले इसे खोलकर देखो। कॉर्डेलिया के देखते ही यूडे ने खुश होकर बताया, मैंने तुम्हारे पिता के लिखने के ढंग की नकल करके यह नकली चिट्ठी बनाई है। इससे हम सीधे जादूगरों की फौज को मदद के लिए बुला सकते हैं। चिट्ठी में रेड डॉन के मलिक आर्थर के नाम पर जादूगरों की फौज को तुरंत जमा होने का आदेश दिया गया था।
कॉर्डिलिया ने चिट्ठी को देखा और कहा, लिखने का ढंग और साइन बिल्कुल उनके जैसे हैं। यह प्लान तो बहुत ही बढ़िया है। उसने चिट्ठी रखते हुए धीरे से कहा, मुझे लगा वह पागल हो गया है जो मेरे पिता का नाम इस्तेमाल कर रहा है, पर वह तो बस उनका नाम लेकर होंगजी लिमिंग के मैजिशियंस की मदद लेना चाहता था। यूदे ने हंसते हुए हाँ कहा और फिर सोने के सिक्कों से भरी एक भारी थैली निकाली। उसने समझाया कि सारे मैजिशियंस बहुत खास हैं। अगर टावर मास्टर की बेटी खुद भी उन्हें बुलाने जाए तो भी उन्हें कुछ फायदा देना ही पड़ेगा। कॉर्डिलिया ने सोने के सिक्कों को देखा और कुछ सोचते हुए फैसला किया कि वह अभी जाकर शहर के सारे मैजिशियंस को बुला लेगी। कॉर्डिलिया ने थोड़ा हैरान होकर यूडे से पूछा कि वह क्या करने वाला है। यूडे ने अपना प्लान समझाया। काउंट बायर को रास्ते में कुछ शैतान के पुजारी मिले थे और उनके पास से एक खुफिया चिट्ठी मिली थी। जब उस चिट्ठी को पढ़ा गया तो उसमें लैंगेस्टर की एक जगह का पता मिला जो असल में उन शैतान के पुजारियों का ठिकाना है। यह वही नकली चिट्ठी थी जो वह नाइट्स को देने वाला था। वह अपने पिता के नाम और अपनी पहचान का इस्तेमाल करके नाइट्स को इस बात पर यकीन दिलाएगा। क्योंकि उसे गेम से ही उनके ठिकाने का पता था, इसलिए वह बिल्कुल पक्का था। कॉर्डिलिया ने सोचा, इसका मतलब तुम गेम के एनपीसीज का इस्तेमाल करके दोस्त बना रहे हो और दुश्मन की ताकत को पहले ही कम कर रहे हो। यूडे ने हंसते हुए चुटकी बजाई और कहा, यह दो बड़े खानदानों का साथ है। जब अब सब कुछ असली है तो यह प्लान जरूर काम करेगा। कॉर्डिलिया ने मुस्कुराकर कहा, यह प्लान सच में अच्छा है। यूडे कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर बैठ गया और उसने बाकी सब लोगों को भी इस प्लान में शामिल करने का फैसला किया। अब कहानी ब्लू लायन नाइट्स के बड़े दफ्तर की तरफ चलती है। दफ्तर में एक आदमी ने अपना चश्मा मेज पर रखा। वह थोड़ा परेशान था कि ऐसी कौन सी जरूरी खबर है जो सीधे कमांडर को देनी पड़ रही है। ब्लू लायन नाइट्स के कमांडर बरुआ ने चिट्ठी को देखा और परेशान होकर कहा, मुझे नहीं पता था कि शहर में शैतान के पुजारी छुपे हैं। हमें सबसे पहले इस पर ध्यान देना होगा। वहां खड़े सारे सिपाही आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। यूदे ने शांति से समझाया कि खबर बहुत जरूरी थी, इसलिए वह खुद आया और उसके पिता ने कहा था कि पढ़ने के बाद चिट्ठी को तुरंत जला देना। पर असल में वह सोच रहा था कि नकली चिट्ठी का कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। बरुआ ने चिट्ठी पर हाथ मारा और कहा, मैं काउंट की बात अच्छे से समझ गया हूँ। फिर उसने घूमकर अपने सिपाहियों को जोर से हुक्म दिया, सारे सिपाही अभी के अभी उन शैतान के पुजारियों के ठिकाने की तरफ निकलो। तभी पास खड़े एक लड़के ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उन्हें रोका। यूदे ने थोड़ा शर्माते हुए पूछा कि क्या वह भी उनके साथ चल सकता है। बरुआ को थोड़ी चिंता हुई क्योंकि यूडे की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। यूडे ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं बीमार होने की वजह से हमेशा घर पर ही रहता था, पर यह मेरे पिता का दिया हुआ पहला काम है, इसलिए मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और कमांडर को लड़ते हुए देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरे पिता भी हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। बरुआ यह सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि काउंट ने उसकी तारीफ की है। पास खड़े बाकी सिपाही भी हैरान हो गए। यूडे ने मौका देखकर और तारीफ की और कहा, मेरे पिता और काउंट चेस मानते हैं कि आप नए सिपाहियों के लिए सबसे अच्छे मिसाल हैं। बरुआ ने मुस्कुराकर उसे साथ चलने की इजाजत दे दी और यूदे ने खुश होकर शुक्रिया कहा। आधे घंटे बाद ब्लू लायन नाइट्स उन शैतान के पुजारियों के पहले ठिकाने पर पहुंच गए। सिपाही अंदर ध्यान से ढूंढने लगे। तभी एक सिपाही जोर से चिल्लाया कि उसे एक सबूत मिला है। बरुआ तुरंत वहां पहुंचा। उसके सिपाही ने कोने में रखे एक डिब्बे की तरफ इशारा करके कहा कि यहाँ एक बहुत जरूरी चीज मिली है। बरुआ ने चिट्ठी ली और उसे धीरे से पढ़ने लगा। वह जितना पढ़ता गया उतना ही परेशान होता गया। उस चिट्ठी में बाकी ठिकानों के साथ साथ उनके खास लोगों के नाम भी लिखे थे। बरुआ ने तुरंत सबको वापस चलने का हुक्म दिया ताकि आगे का प्लान बनाया जा सके। उसने परेशान होकर कहा कि ये शैतान के पुजारी खुद को डेविल एस हैंड कहते हैं और अभी उनके 6 और ठिकाने बाकी हैं जिन्हें खत्म करना है। दोपहर के 2:40 पर नाइट्स 6 अलग अलग टीम्स में बांट गए ताकि दुश्मन को अपनी ताकत दिखा सकें। शाम के 6:25 पर उन्हें ढूंढने का काम बहुत तेजी से चल रहा था। बरुआ ने फिर से हुक्म दिया कि भागे हुए नेता बैरन एड को हर हाल में ढूंढो, शहर का कोना कोना छान मारो। रात होने पर लगभग 11:45 पर जाकर शहर में थोड़ी शांति हुई। कॉर्डिलिया थकी हारी कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी कि उसके पैर टूट रहे हैं। शहर के सारे मैजिशियंस को ढूंढना बहुत थका देने वाला काम था। उसने धीरे से कहा, काश हम गेम की तरह सबको एक साथ मैसेज भेज पाते, जैसे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके पूरे चैनल पर आवाज लगाते हैं। कॉर्डिलिया ने कुर्सी पर लेटे हुए आदमी को देखकर कहा, तुम तो बिल्कुल मरे हुए लग रहे हो। यूडे ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, मैं अभी जिंदा हूँ। हमारा प्लान कहाँ तक पहुंचा? कॉर्डिलिया ने भरोसे के साथ कहा, मैंने 4 मैजिशियंस को मना लिया है। क्योंकि उनका नेता बर्फ का जादू चलाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले आग चलाने वाले सबसे ताकतवर मैजिशियन रोनिन को बुलाया है। फिर कॉर्डिलिया ने पूछा, क्या नाइट्स ने उन 7 ठिकानों को सच में पूरी तरह खत्म कर दिया? यूडे ने ठंडी सांस ली और कहा, गेम के हिसाब से वे 7 ठिकाने खत्म हो चुके हैं। ब्लू लायन नाइट्स ने बहुत जल्दी काम पूरा कर दिया। कॉर्डिलिया ने पूछा, मुझे याद है शहर में 12 ठिकाने थे। यूडे ने समझाया, हाँ, पर हमने आधे से ज्यादा खत्म कर दिए हैं। अब जब नाइट्स पूरी तरह तैयार हैं, तो हमारी पहली तैयारी पूरी हो गई है। यूडे ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अब हमें अगला कदम उठाना होगा। उसने आगे बताया, हमें मीटिंग की जगह पर पहले से कुछ तैयारी करनी होगी और जो सबसे जरूरी काम है वह हम उसी दिन करेंगे। कॉर्डिलिया ने पूछा, सबसे जरूरी काम से तुम्हारा क्या मतलब है? यूदे ने गंभीर होकर कहा, अपने लोगों को बचाना।
इस कहानी में दुश्मन के दो सबसे बड़े निशाने हैं, एक तुम हो कॉर्डेलिया और दूसरा लूकस। रात गहरी होती जा रही थी और एक घोड़ा गाड़ी जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। लूकस गाड़ी के अंदर बैठा बाहर देख रहा था। उसी वक्त शहर के दूसरी तरफ एक आदमी खबर देखकर हैरान रह गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है? वे 60 ठिकाने एक ही रात में कैसे खत्म हो गए? ये गुस्से में भरा आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका मालिक एडगर था। उसने गुस्से में अपने लोगों से पूछा, तुम्हें पता है मैंने इस पर कितनी मेहनत की थी? उसके आदमी ने डरते हुए जवाब दिया, माफ कीजिए, हम इसकी जांच कर रहे हैं। एडगर ने मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया, अब बहुत देर हो चुकी है। ब्लू लायन नाइट्स बाकी बचे ठिकानों को भी कभी भी ढूंढ लेंगे। मीटिंग पर हमारा कब्जा होने ही वाला था। जब वह परेशानी में इधर उधर घूम रहा था तभी पास से एक ठंडी आवाज आई, यह जरूरी नहीं है। एडगर बिल्कुल शांत हो गया। उसने धीरे से अंधेरे में खड़े आदमी की तरफ देखा और हकलाते हुए बोला, मालिक मीनोस। इस मीनोस नाम के आदमी ने पहले ही शैतान को अपने अंदर बुला लिया था। एडगर ने घबराते हुए समझाया, पर हमारी आधी ताकत खत्म हो चुकी है। माइनोस ने उसे गुस्से से देखा, जिससे एडगर डर गया और उसने आगे कुछ नहीं बोला। माइनोस ने ठंडी आवाज में पूछा, कॉर्डेलिया के लैंगेस्टर आने की खबर पक्की है ना? उसके आदमी ने डरते हुए कहा, हाँ, और दूसरा निशाना लूकस कल सुबह तक पहुंच जाएगा। मीनोस ने शांति से कहा, अगर ऐसा है तो प्लान बदलने की जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद अगर हम दोनों में से किसी एक को भी पकड़ लेंगे तो शैतान को इस राज्य में बुला सकेंगे। उस अंधेरे कोने में ठंडक धीरे धीरे बढ़ने लगी और जमीन पर बर्फ जमने लगी। माइनोस ने कहा, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा। अगली सुबह हो गई और आखिरकार बड़े लोगों की मीटिंग का दिन आ गया। काम पूरा हुआ, तुम सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। अब यूडे और कॉर्डेलिया ने सुंदर कपड़े पहन लिए थे और वे इस बड़ी पार्टी में जाने के लिए तैयार थे। दालिया ने अपनी घड़ी देखी और हैरान होकर चिल्लाई, वक्त हो गया है, हम पहले निकल रहे हैं। तुम दोनों तैयार होकर नीचे आ जाना। यूडे ने जवाब दिया, ठीक है, हम समझ गए। दरवाजा बंद होने के बाद कॉर्डेलिया ने आईने में खुद को देखा और खुशी से कहा, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। यूडे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बस करो, दूसरों के सामने ऐसी बातें मत करना। कॉर्डेलिया ने गुस्से में कहा, इसीलिए तो वह मेरी सबसे पसंदीदा कैरेक्टर है। कॉर्डेलिया सबसे अच्छी है। यूडे ने मुस्कुराकर कहा, पर दूसरों के सामने अपना नाम लेकर बात मत करना। यूडे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, आज बहुत बड़ा दिन है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। कॉर्डेलिया ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा, तुम हाथ क्यों आगे बढ़ा रहे हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। यूडे ने समझाया, मैं तो बस एक गार्ड का काम कर रहा हूँ। दालिया और माया के सामने हमें दिखावा तो करना ही पड़ेगा। बातें करते हुए दोनों पार्टी की जगह पर पहुंच गए। यह एक बहुत बड़ी पार्टी थी जहां उत्तर के 12 बड़े खानदानों के वारिस इकट्ठे हुए थे। यह पार्टी इतनी बड़ी थी कि इसका कार्ड मिलना ही इज्जत की बात थी। ये बड़े लोगों के मिलने की सबसे खास जगह थी। यूडे ने धीरे से पूछा, तुम्हें हमारा प्लान याद है ना? कॉर्डेलिया ने गुस्से से जवाब दिया, बस लूकस को उन शैतान के लोगों से बचाना है ना? जब हमने उनकी आधी ताकत पहले ही कम कर दी है तो डरने की कोई बात नहीं है। उन दोनों को देखकर वहां खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा, कॉर्डेलिया के साथ जो लड़का है, क्या वह काउंट बायर का छोटा बेटा है? दूसरे ने पूछा, मैंने सुना था कि वह बहुत बीमार रहता था, क्या वह अब ठीक हो गया है? ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। कॉर्डेलिया थोड़ी परेशान हो गई और बोली, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, ऐसे में हम प्लान पर ध्यान कैसे देंगे? तभी पीछे से एक आवाज आई, कॉर्डेलिया। उसने आगे पूछा, तुम आजकल कैसी हो? वह काउंट क्रॉसबेल की बेटी सिल्विया थी। उसके पीछे एक शर्मीली लड़की भी खड़ी थी। वह शर्मीली लड़की वायोला थी, जो लैंगेस्टर की छोटी बेटी थी। कॉर्डेलिया उन्हें देखकर खुश हो गई और उनके पास गई। सिल्विया, वायोला, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर उसने पीछे खड़ी लड़की से कहा, वायोला, पीछे मत छुपाओ, आगे आओ। वायोला ने डरते हुए धीरे से कहा, हेलो कॉर्डेलिया। सिल्विया ने कॉर्डेलिया को देखकर कहा, तुम्हें ठीक देखकर मुझे खुशी हुई। फिर उसने पास खड़े लड़के की तरफ देखा और पूछा, ये कौन है? यूडे ने थोड़ा झुककर कहा, मैं यूडे हूँ, काउंट बायर का बेटा। आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस सिल्विया। सिल्विया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी खुशी हुई। मैं हमेशा से कॉर्डेलिया के होने वाले पति से मिलना चाहती थी, आज मिलकर अच्छा लगा। यूडे ने मुस्कुराकर जवाब दिया। गेम के हिसाब से सिल्विया भी कॉर्डेलिया की तरह ही सुंदर थी, इसलिए वह पहले से तैयार था ताकि मिलते ही घबरा ना जाए। पर जब उसने सिल्विया को देखा तो उसे वह उतनी सुंदर नहीं लगी जितना उसने सोचा था। उसे बस ऐसा लगा जैसे वह किसी बड़े स्टार से मिल रहा हो। तभी यूडे ने कुछ देखा। वायोला कॉर्डेलिया के कान में धीरे से कुछ कह रही थी। कॉर्डेलिया यह सुनकर खुशी से हंसने लगी। कॉर्डेलिया की हंसी देखकर यूड समझ गया कि उसे सिल्विया सुंदर क्यों नहीं लगी, क्योंकि वह काफी वक्त से कॉर्डेलिया का चेहरा ही देख रहा था। जब वे बातें कर रहे थे तभी पीछे से किसी के आने की आवाज आई। सब लोग चुप हो गए और पीछे घूमकर देखने लगे। एक सफेद कपड़े पहना हुआ लड़का उनकी तरफ आ रहा था। उस लड़के ने हाथ आगे बढ़ाया और अपना नाम बताया, मैं लूकस हरासवेल्ग हूँ, आप सबका यहाँ स्वागत है। लूकस खुद बात करने आया था, पर उसकी आंखों से लग रहा था कि उसे इस पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यूडे बायर हूँ, काउंट बायर का बेटा। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। हरासवेल्ग खानदान उत्तर के सबसे बड़े खानदानों में से एक था, जो अपनी तलवारबाजी के लिए जाना जाता था, और लूकस तलवार चलाने में बहुत माहिर था। उसका एक ही सपना था कि वह सबसे ताकतवर बने, इसलिए वह लोगों को उनकी ताकत से ही पहचानता था।
पर जब उसने यूडे से हाथ मिलाया तो उसे लगा कि यूडे बहुत कमजोर है और उसे लड़ना नहीं आता। यह देखकर लूकस ने दिखावा करना भी बंद कर दिया और उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखने लगी। यूडे को उसकी इस आदत के बारे में पता था। अगर लूकस गेम की तरह ही था तो वह यूडे को एक कमजोर बीमार लड़का ही समझेगा और बस दिखावे के लिए बात करेगा। पर यूडे ने हार नहीं मानी। उसने अचानक अपना हाथ जोर से दबाया और इससे लूकस बिल्कुल हैरान रह गया। यह तभी सच होता जब लूकस गेम की तरह होता। पर एक बात को भुलाया नहीं जा सकता कि ये सब लोग गेम के कैरेक्टर्स हैं और यूडे और कॉर्डेलिया की असलियत तो और भी अलग थी। वे दोनों इस गेम की दुनिया में बाहर से आए हुए प्लेयर्स थे। तो क्या लूकस भी वैसा ही था? क्या पता गेम का तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर भी उनकी तरह यहाँ आया हो। शैतान के लोगों के हमला करने से पहले इस बात का पता लगाना जरूरी था। लूकस ने हैरान होकर पूछा, यूडे शाओये? उसका पता लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका था। यूडे ने अचानक अपना हाथ और जोर से दबाते हुए पूछा, हे, क्या तुम भी वही हो? लूकस वहां खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। यूडे ने जल्दी से हाथ छोड़ा और थोड़ा शर्माते हुए कहा कि उसने गलती से ऐसा कर दिया। लूकस को अजीब लगा पर उसने ज्यादा नहीं सोचा और थोड़ी बात करके उसे जाने दिया। कॉर्डेलिया ने यूड को पकड़ा और धीरे से कहा, यूड, अभी बहुत शर्मिंदगी हुई। यूडे ने गुस्से में कहा, चुप रहो। कॉर्डेलिया ने कहा, शर्म की बात तो है पर अब हमें पता चल गया है। लूकस हमारी दुनिया का नहीं है ना? यूडे ने परेशान होकर कहा। मैंने कहा ना चुप रहो। कॉर्डेलिया की बात सही थी। उन्हें पता तो चल गया पर यूडे को नहीं पता था कि ये अच्छा है या बुरा। ये पहली बार सैंडस्टॉर्म से मिलने जैसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त उसे ऐसा कोई इशारा नहीं मिला था और अभी लूकस को देखकर लग रहा था कि उसे सच में कुछ नहीं पता। लूकस के पास गेम के तीसरे सबसे बड़े प्लेयर की कोई याद नहीं थी। अगर लूकस हमारी दुनिया से होता तो उसे पता होता कि शैतान के लोगों का हमला होने वाला है। अगर वह हमारी मदद करता तो काम आसान हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरा प्लेयर मिल भी जाता तो जरूरी नहीं था कि वह हमारा साथ देता। और हमने पहले ही कहानी को बहुत बदल दिया है, पता नहीं आगे क्या होगा। जब यूडे सोच रहा था तभी कॉर्डेलिया ने अपना सिर पीटा और बोली, मैं ये कैसे भूल गई? लूकस भी तो गेम का एक कैरेक्टर है ना? उसने दुहक के साथ कहा। काश वह वही तीसरा प्लेयर होता। यूडे ने पूछा, क्यों? कॉर्डेलिया ने कहा, क्यों क्या? मुझे वह पसंद नहीं है। यूडे हैरान होकर बोला, तुम्हें वह पसंद नहीं है? कॉर्डेलिया ने समझाया, मैंने कहा ना, कॉर्डेलिया ही मेरी सबसे पसंदीदा है। मैंने गेम के सारे कैरेक्टर्स के साथ जीत हासिल की है, लूकस के साथ भी। पर मुझे उसकी कहानी और उसे चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। और इसकी वजह साफ है। लूकस की कहानी में कॉर्डेलिया को शैतान के लोग पकड़ लेते हैं और उसे आधा शैतान बना देते हैं। यूडे ने कहा, यह तो होना ही था क्योंकि वह उसकी कहानी थी। और अगर तुम्हारी कहानी होती तो लूकस को पकड़कर आधा शैतान बना दिया जाता। तुम दोनों एक दूसरे के काम आते हो। कॉर्डेलिया गुस्से में बोली। लूकस की कहानी में उसे दिमाग बदलकर मार दिया जाता है और आखिर में दोनों दुश्मन बन जाते हैं। तुम्हें पता है कितने प्लेयर्स लूकस से हारकर गेम हार जाते हैं? इसीलिए कॉर्डेलिया को पसंद करने वाले लोग लूकस से नफरत करते हैं। कॉर्डेलिया ने गुस्से में कहा, मैं तो बस अपना बदला याद रखती हूँ। यूडे ने परेशान होकर कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया। कॉर्डेलिया ने आगे कहा, और एक और वजह भी है। यूडे ने पूछा, अब क्या हुआ? कॉर्डेलिया ने गुस्से से बताया, रोमांटिक कैट जब लूकस के साथ खेलता था तो उसे अजीब कपड़े पहनाता था। पहले वह सबको चश्मा पहनाकर नौकर बना देता था और फिर बिना सोचे सारे कपड़े खरीद लेता था। यूडे ने खुश होकर कहा, अच्छा हुआ रोमांटिक कैट यहाँ नहीं है, नहीं तो पता नहीं लूकस का क्या हाल होता। कॉर्डेलिया ने कहा, हाँ सही बात है। तभी कॉर्डेलिया ने कुछ देखा। उसने हाथ हिलाकर चिल्लाया, वहां देखो, वह रोनिंग है, रेड डॉन के आग वाले मैजिशियन जिनके बारे में मैंने बताया था। पर उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ कौन लोग हैं। रोनिंग कुछ लोगों के साथ उन्हें नमस्ते कर रहा था। कॉर्डेलिया ने सोचा कि वे लैंगेस्टर के बाकी मैजिशियंस होंगे। रोनिंग ने कहा था कि वह कुछ लोगों को बुलाएगा। मैंने रास्ते से 3 और लोगों को काम पर रखा है, तो अब हमारे पास 6 मैजिशियंस हैं और बरुआ के भेजे हुए सिपाही भी आ गए हैं। सब मिलकर 20 से ज्यादा लोग हैं। कॉर्डेलिया ने खुश होकर कहा, अब हमारी सुरक्षा पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। अब सब तैयार है, बस उन शैतान के लोगों के आने का इंतजार है। पता नहीं वे कब हमला करेंगे। यूडे ने धीरे से कहा, हम पक्का तो नहीं कह सकते, पर पिछली लड़ाई के हिसाब से वे किसी भी रास्ते से आ सकते हैं। हमें सावधान रहना होगा और लूकस के पास ही रहना होगा। कॉर्डेलिया ने हाँ कहा। कॉर्डेलिया ने दूर देखकर कहा, मुझे सिल्विया के पास जाना होगा। उसे उस परेशान करने वाले लड़के से बचने के लिए कोई बहाना चाहिए। यूडे ने वहां देखा तो उसे समझ आया कि सिल्विया क्यों परेशान थी। उसके साथ खड़ा लड़का फीलिक्स था। यूडे ने कहा, तुम कोई गड़बड़ मत करना, फीलिक्स सबसे बड़ा है। कॉर्डेलिया ने गुस्से से कहा, मैं उसे आराम से हरा सकती हूँ। यूडे ने कहा, यह लड़ने का वक्त नहीं है। कॉर्डेलिया ने पूछा, क्या तुम डर गए? यूडे ने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, जो करना है करो। कॉर्डेलिया सीधे सिल्विया की तरफ चल दी। यूडे ने सोचा, गेम के हिसाब से फीलिक्स, लूकस और कॉर्डेलिया के अलावा बाकी लोग जरूरी नहीं थे। अगर उन पर हमला भी होता तो उनके मरने से कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसने धीरे से कहा, अगर हम उन्हें बचा सकें तो मुझे अच्छा लगेगा। उसने देखा कि कॉर्डेलिया सिल्विया के पास पहुंच गई है और फीलिक्स से बात कर रही है। कॉर्डेलिया को देखकर यूडे ने सोचा, यह लड़की अपने दिल की बात बिल्कुल नहीं छुपा पाती। सब कुछ इसके चेहरे पर दिख जाता है। यूडे ने ठंडी सांस ली और सोचा, पर दिल की बात चेहरे पर आना कोई बुरी बात भी नहीं है। यह उस धोख से तो बहुत अच्छा है जो उसे आधा शैतान बनने के बाद झेलना पड़ता। उसने धीरे से कहा,
वह दुख उसके चेहरे पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी पार्टी का गाना बदल गया और एक नया गाना बजने लगा। गाना बदल गया। क्या अब डांस शुरू होने वाला है? उसने आसपास देखा, पर सब कुछ शांत था। शैतान के लोगों का कोई पता नहीं था। यूदे लोगों के बीच किसी खतरे को ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसे खींचा। यूडे ने घूमकर देखा तो माया जल्दी में वहां आई। कॉर्डिलिया ने पूछा, तुम्हारा ध्यान रखने वाला इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? यूडे ने गुस्से में कहा, उसे मेरा ध्यान रखने वाला मत कहो। वह डालिया को यहाँ क्यों ला रहा है? उन दोनों के मिलते ही वहां का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। कॉर्डिलिया यह देखकर हैरान रह गई और बोली, यह कैसे हो सकता है? अब यूडे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास के लोग खुश होकर आपस में बातें कर रहे थे। कॉर्डिलिया ने डरते हुए पूछा, क्या सब लोग हमें ही देख रहे हैं? यूडे ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। असल में यहाँ आए नए लोग प्यार की बातें पसंद करते हैं, और हम दोनों की शादी होने वाली है, तो हमें सबसे पहले साथ में डांस करना होगा। यूडे ने ठंडी सांस ली और सोचा, अब हम पीछे नहीं हट सकते। उसने अपने ग्लव्स ठीक किए और तैयार हो गया। मिस कॉर्डिलिया। कॉर्डिलिया ने थोड़ा हैरान होकर अपना सिर घुमाया। जूड ने थोड़ा झुककर पूछा, क्या आप मेरे साथ ये डांस करेंगी? जूड के इस ऑफर पर कॉर्डिलिया बाहर से तो प्यारी स्माइल दे रही थी, पर अंदर ही अंदर वह बहुत गुस्सा थी। वह बस उसका प्लेयर नेम बोलने ही वाली थी, पर उसने खुद को रोका और हाँ कह दिया। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा था तो दोनों हिम्मत करके डांस फ्लोर पर चले गए। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, कॉर्डिलिया धीरे से शिकायत करने लगी कि यह सब कितना अजीब लग रहा है। उसे तो शक था कि जूड को डांस करना आता भी है या नहीं। जूड ने सुना तो वह बिल्कुल चुप हो गया। भले ही जूड का शरीर कमजोर था, पर उसकी असली ताकत के बारे में वह खुद सबसे अच्छे से जानता था। किसी ने नहीं सोचा था कि जूड इतना अच्छा डांस करेगा। कॉर्डिलिया उसके साथ गोल गोल घूमते हुए थोड़ा पीछे छूट रही थी। उसने जूड को देखा और उसे कुछ अजीब लगा। क्या इसके कंधे इतने चौड़े थे? ऐसा लगा जैसे वह लंबा हो गया हो। जूड ने उसकी हैरानी देखकर पूछा, कॉर्डिलिया? कॉर्डिलिया ने बात को घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं। लेकिन इससे पहले कि उनका डांस खत्म होता, हॉल में अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। आग की लपटें अचानक ऊपर उठीं और पूरी बिल्डिंग जोर से हिलने लगी। जूड ने तुरंत एक्शन लिया और कॉर्डिलिया को अपने गले से लगाकर बचाया। हर तरफ से चीखने की आवाजें आने लगीं और सब कुछ बेकाबू हो गया। जूड ने ध्यान से आसपास देखा ताकि समझ सके कि क्या हो रहा है। तभी हॉल की छत से आवाज आई और कुछ काले साए टूटी हुई छत से नीचे जमीन पर कूद गए। उस तबाही के बीच भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। कॉर्डिलिया को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। जूड, जल्दी वहां देखो। आने वाले का निशाना बिल्कुल साफ था। वह सीधे धुएं को चीरते हुए आगे बढ़ा। लूकस ने यह देखकर तुरंत सिल्विया को अपने पीछे किया और उस अनजान दुश्मन को घूरकर देखने लगा। मीनोस ने सामने घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, आखिरकार तुम मिल ही गए, लूकस हरासवेलगर। भागने का रास्ता एक पल में पूरी तरह बंद हो गया। लूकस ने अपनी तलवार पर हाथ रखा, उसे बाहर निकाला और सिल्विया को अपने पीछे छुपाते हुए दुश्मन पर नजर रखने लगा। लूकस ने धीरे से कहा, मेरा हथियार इस मॉन्स्टर के खिलाफ काम नहीं करेगा। मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम मौका देखकर तुरंत भाग जाना। सिल्विया घबरा गई और बोली, लॉर्ड लूकस, ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, बिजली की कड़क के साथ भारी कदमों की आवाज पास आने लगी। एक डरावना डर सब पर छा गया। मीनोस ने अपना हाथ उठाया और उसमें खतरनाक बिजली जमा करने लगा। सिल्विया और लूकस के चेहरे का रंग उड़ गया। ठीक उसी वक्त पास खड़े फायर मैजिशियन ने चिल्लाकर कहा, रोडोस की आग! और एक बड़ा सा आग का गोला तेजी से आगे बढ़ा और उसने मीनोस को अपनी लपेट में ले लिया। उस धमाके से ऐसी हवा चली कि लूकस के हाथ से तलवार छूटकर दूर जमीन पर गिर गई। हथियार न होने की वजह से लूकस को अपने शरीर से ही सिल्विया को उस धमाके से बचाना पड़ा। इस मुश्किल वक्त में एक हाथ ने अचानक आगे बढ़कर सिल्विया को पकड़ लिया। कॉर्डिलिया उसे बाहर की तरफ खींचते हुए चिल्लाई, अभी मौका है, जल्दी चलो। लूकस, जल्दी हमारे पीछे आओ। लेकिन लूकस रुक गया और गुस्से में बोला, मैं दुश्मन के सामने से कभी नहीं भागूंगा। मैं एक नाइट हूं। कॉर्डिलिया ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं है, क्या अपने चेहरे से लड़ोगे? गर्म हवा के झोंके लगातार आ रहे थे और कॉर्डिलिया उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। क्या तुम सीधे आग में कूदकर मरना चाहते हो? अपना दिमाग चलाओ। उस मॉन्स्टर ने आते ही किसका नाम लिया था? लूकस एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे अब समझ आया कि दुश्मन का निशाना शुरू से वही था। यह समझते ही लूकस बिना सोचे उनके पीछे भागा। जैसे ही जूड वहां से निकलने लगा, उसे एक आवाज सुनाई दी और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि दूर माया खतरे में थी। अंधेरे में एक काले कपड़ों वाला दुश्मन हथियार लेकर माया पर हमला करने जा रहा था। जूड ने दूर से चिल्लाकर उसका नाम लिया, पर वह उसे बचाने के लिए बहुत दूर था। ठीक उसी वक्त दारिया ने आगे कूदकर उसे बचाया। एक तेज टक्कर की आवाज आई। दारिया ने एक जोरदार हमला करके दुश्मन को पीछे धकेल दिया और वह जमीन पर गिर गया। दारिया ने बिना पीछे देखे चिल्लाकर कहा, लॉर्ड जूड, यहाँ हम संभाल लेंगे। आप जल्दी से मिस कॉर्डिलिया को लेकर भागिए। जूड तुरंत आगे बढ़ा और सब लोग तेजी से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ भागे। भागते हुए जूड ने ध्यान से देखा कि डेविल हैंड के लोग उतने नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। कहानी के हिसाब से माइनोस को आखिर में आना चाहिए था। उसका अभी आना इस बात का इशारा था कि अब बाजी उनके हाथ में थी।
वे सब सेफ जगह पर पहुंच गए, पर माइनोस उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं था। जूड ने पीछे देखा तो माइनोस की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। अच्छी बात यह थी कि लूकस और कॉर्डेलिया सेफ बाहर निकल गए थे। अगर वे थोड़ा वक्त निकाल सकें तो वे फिर से लड़ने के लिए तैयार हो सकते थे। कॉर्डेलिया रास्ता दिखाते हुए आगे चल रही थी। तभी वह एक स्टैचू के पास रुकी और उसने एक बटन दबाया। एक भारी आवाज के साथ दीवार धीरे से खिसकी और एक खुफिया दरवाजा खुल गया। पीछे चल रही सिल्विया को यकीन नहीं हुआ। दीवार के अंदर दरवाजा क्यों है? कॉर्डेलिया ने जल्दी से कहा, यह लॉर्ड जूड ने ढूंढा था, पहले अंदर चलो। उसने मैजिक से दरवाजा खोला और सब लोग जल्दी से अंदर चले गए। उस खुफिया कमरे में बहुत सारे हथियार रखे थे। वह एक सीक्रेट वेपन्स रूम था। सिल्विया ने बीच में रखी एक अजीब मैजिक स्टिक को देखा और पूछा, कॉर्डेलिया, वह क्या है? कॉर्डेलिया ने बिना पीछे देखे कहा, बाद में बताऊंगी, अभी भागना जरूरी है। एक आवाज के साथ जमीन का खुफिया रास्ता खुल गया। जल्दी इस रास्ते के अंदर छुप जाओ। दुश्मन का निशाना सिल्विया नहीं थी, इसलिए वहां छुपना बिल्कुल सेफ था। लेकिन उस अंधेरे रास्ते को देखकर सिल्विया डर गई और सोचने लगी, क्या ये मुझे यहाँ अकेला छोड़ रहे हैं? कॉर्डेलिया ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया और अंदर धकेल दिया। जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें निकाल लूंगी। दरवाजा बंद होते ही सिल्विया बिल्कुल अंधेरे में अकेली रह गई। सिल्विया को छुपाने के बाद कॉर्डेलिया ने चैन की सांस ली। अब बाहर की मुसीबत को हल करना था, पर तभी किसी ने स्टैंड से एक तलवार निकाल ली। कॉर्डेलिया ने घूमकर देखा तो लूकस ने तलवार पकड़ी हुई थी और कहा, मैं वापस हॉल में जा रहा हूँ। कॉर्डेलिया परेशान हो गई कि यह लड़का फिर से वही जिद कर रहा है। लूकस अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने सोचा कि जब उसे हथियार मिल गया है तो एक नाइट होने के नाते वह यहाँ छुपकर नहीं बैठ सकता, और अगर दुश्मन का निशाना वही है तो यहाँ रहने से बाकी सब भी खतरे में आ जाएंगे। जूड ने ठंडी सांस ली, क्योंकि लूकस किसी की सुनने को तैयार नहीं था। लूकस अभी भी बोल रहा था कि उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़ना होगा। कॉर्डेलिया से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, चुप रहो। लूकस का गला अचानक बंद हो गया और वह हैरान रह गया। कॉर्डेलिया ने उस पर साइलेंस मैजिक यूज किया था ताकि वह बोल न सके। लूकस बिल्कुल चुप हो गया और अजीब आवाजें निकालने लगा। कॉर्डेलिया ने हाथ बांधते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिमाग में बस नाइट बनना ही घूम रहा है तो तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर है। उसने लूकस की तरफ उंगली उठाकर कहा, यह तो मेरा सबसे आसान तरीका था। खुशकिस्मत हो कि मैंने बस तुम्हारी आवाज बंद की है, तुम्हारा शरीर नहीं रोका। कॉर्डेलिया और गुस्से में आकर बोली, हम अपनी जान बचाकर यहाँ मरने के लिए नहीं आए हैं, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। वह बोलते बोलते खुश होने लगी और गेम जीतने के इनाम के बारे में सोचने लगी। उसने सोचा कि शायद उन्हें कोई बड़ा टाइटल मिलेगा और वे इंटरनेट पर फेमस हो जाएंगे। जूड ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, सुनो, थोड़ा शांत हो जाओ। मजाक अपनी जगह है, पर काम पर ध्यान दो। जूड ने सीरियस होकर लूकस की तरफ देखा। उसने एक बड़ा सच बताया, उस सफेद बाल वाले आदमी के अंदर एक शैतान छुपा है। वह यहाँ तुम्हें या मिस कॉर्डेलिया को पकड़ने आया है। अगर वह मॉन्स्टर बाहर की दीवार तोड़कर अंदर आ गया तो वह हमें ढूंढ लेगा। हमें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि बाहर एक बड़ा धमाका हुआ। पीछे खड़ा मैजिशियन उस धमाके से दूर जा गिरा। माइनोस रुका नहीं। उसने अपना हाथ उठाकर एक और जोरदार हमला किया। माइनोस टूटे हुए पत्थरों पर चलते हुए अंदर आने लगा। हॉल में सब लोग जमीन पर गिरे हुए थे। कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। वह बंद दरवाजे के सामने रुका और हंसकर बोला, छुपने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम लोग भागते बहुत तेज हो। एक आवाज के साथ आसपास की हवा बर्फ बनने लगी। ठंडी हवा दरवाजे के नीचे से अंदर आने लगी और पूरा दरवाजा बर्फ से जम गया। जूड और कॉर्डेलिया दोनों को वह ठंड महसूस हुई। यह ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लगता है लॉर्ड जूड ठीक कह रहे थे, माइनोस अब इंसान नहीं रहा। जूड ने सीरियस होकर चिल्लाया, लॉर्ड लूकस, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट्स हैं। अगर हम उस मॉन्स्टर को इस कमरे से बाहर निकाल दें तो हम उसे हरा सकते हैं। एक तेज आवाज के साथ बर्फ से जमा दरवाजा खुल गया और माइनोस बर्फ के टुकड़ों पर चलते हुए अंदर आ गया। लेकिन इससे पहले कि वह कमरे के अंदर देखता, वह अचानक रुक गया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी हवा में सोने जैसी चमकदार रोशनी पत्तों की तरह गिरने लगी। एक बहुत बड़े धमाके के साथ आग ने पूरे हॉल को घेर लिया। जूड ने अपने मन में सोचा, भले ही वह कितना भी ताकतवर हो, पर हमने उस पर इतने सारे मैजिक स्क्रोल्स यूज किए हैं, कुछ तो असर हुआ होगा। लेकिन धुएं के हटने से पहले ही ठंडी हवा फिर से चलने लगी। माइनोस को एक खरोंच तक नहीं आई थी। ठंडी हवा से सब कांपने लगे। जूड ने कहा, यह ठंड सच में बहुत अजीब है। लगता है आम हमलों से इसे कुछ नहीं होगा। वह जानता था कि आम मैजिक से उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर अगर वे उसे अंदर बुलाने में कामयाब हो गए तो उनका आधा प्लान सफल हो जाएगा। तभी माइनोस बर्फ पर चलते हुए धीरे धीरे पास आने लगा। दुश्मन को पास आते देख कॉर्डेलिया सीरियस हो गई। उसने अपने ग्लव्स उतारे और जमीन पर फेंक दिए। माइनोस ने हंसकर कहा, लूकस और कॉर्डेलिया को एक साथ पकड़ना मेरे लिए आसान हो गया। इन दोनों की बलि देकर मैं एक और बड़ा शैतान बुलाऊंगा। जूड ने थोड़ा मुस्कुराकर सोचा, आखिरकार यह अंदर आ ही गया। कॉर्डेलिया ने भी स्माइल की और सोचा, अब देखते हैं वह कैसे भागता है। जूड ने चिल्लाकर कहा, कॉर्डेलिया। तभी एक तेज रोशनी चमकी। कॉर्डेलिया पहले से तैयार थी। उसने चिल्लाकर कहा, चालू करो। उसने बिना सोचे अपनी हथेली को काट लिया। जैसे ही खून जमीन पर गिरा, मैजिक सर्कल चालू हो गया। कॉर्डेलिया ने मंत्र पढ़ा, वेलास्टीन का सील। सील चालू होते ही लाल रोशनी हर तरफ फैल गई और जमीन से बहुत सारी जंजीरें निकल आईं। यह देखकर माइनोस हैरान रह गया। उसने गुस्से में पूछा,
ये क्या चीज है? कॉर्डिलिया ने अपनी मैजिक स्टिक पकड़कर खुशी से कहा, यह एक ऐसा जाल है जिससे सबसे बड़ा शैतान भी नहीं भाग सकता। तुम जितना जोर लगाओगे ये जंजीरें उतनी ही टाइट होती जाएंगी। ये वेलास्टिन का सील है। माइनोस ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या इस छोटी सी चाल से तुम मुझे रोक पाओगे? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, सील की बिजली ने उसे दबा दिया। भले ही सील ने काम कर दिया था, पर कॉर्डिलिया का शरीर कांपने लगा। वह हिम्मत करके खड़ी रही, क्योंकि इस सील को चलाने के लिए उसकी पूरी मैजिक पावर लग रही थी। उसके शरीर की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। दवा पीने के बाद भी उसकी मैजिक पावर वापस नहीं आ रही थी। वह मुश्किल से 1 मिनट और रुक सकती थी, लेकिन 1 मिनट काफी था। कॉर्डिलिया ने थोड़ा मुस्कुराकर अपने साथी का नाम लिया, जूड। जूड ने आवाज सुनते ही आगे छलांग लगाई और अपना 36 ड्रॉप्स अटैक किया। जंजीरों में बंधा माइनोस कुछ नहीं कर पाया और बस उसे पास आते देखता रहा। लेकिन माइनोस हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी मैजिक पावर को बढ़ाना शुरू किया ताकि सील टूट जाए। ठीक उसी वक्त जूड उसके बिल्कुल पास पहुंच गया। आसपास की ठंड उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी। उसे पहले से ही ठंड की बीमारी थी और अब हालत और खराब हो गई थी। अगर वह थोड़ी देर और वहां रहता तो वह बर्फ का पुतला बन जाता। लेकिन अभी भी एक रास्ता बचा था। जूड ने हाँफते हुए कहा, मुझे इस ठंड की आदत हो चुकी है। माइनोस हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है? जूड ने हंसकर कहा, लेकिन क्या तुम गर्मी बर्दाश्त कर पाओगे? ये देखना होगा। ये कहकर जूड ने अपना हाथ बंद किया। अपने हाथ में पकड़ी चीज को एक तेज रोशनी अचानक चमकी। माइनोस अब सच में डर गया। तभी बिजली का एक बड़ा धमाका हुआ। पास खड़ा लूकस यह देखकर हैरान रह गया। उसे लगा था कि जूड अपनी बीमारी की वजह से लड़ नहीं पाएगा, पर वह तो अपनी जान लगाकर लड़ रहा था। लॉर्ड जूड की ताकत सच में बहुत ज्यादा थी। इस मौके का फायदा उठाकर जूड फिर से माइनोस के पास गया। भले ही वेलेस्टीन का सील उसे रोक रहा था, पर दुश्मन की ताकत कम नहीं हो रही थी। वैसे तो माइनोस को पिछली लड़ाई के बाद गहरी चोट लगनी चाहिए थी, पर वह अभी भी कैसे खड़ा था। लगता है शैतान की ताकत ने उसे न सिर्फ ताकत दी, बल्कि उसके जख्म भी जल्दी ठीक कर दिए। लेकिन जूड जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। एक बड़े धमाके के साथ उसने हमला किया। जूड ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसका शरीर अब थक चुका था, पर वह अभी भी माइनोस को रोककर खड़ा था। लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर था और जंजीरें तोड़ने ही वाला था। कॉर्डेलिया ने चिल्लाकर कहा, लूकस, जल्दी उसकी मदद करो। लूकस ने जैसे ही सुना, उसने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ा। लूकस ने बहुत तेजी से तलवार चलाई। उसके हमले से ऐसी हवा चली कि माइनोस बच नहीं पाया और उसे सीधे चोट लगी। यह हमला इतना तेज था कि दुश्मन के शरीर पर एक बड़ा जख्म हो गया। जूड ने यह सब ध्यान से देखा। उसने देखा कि लूकस की तलवार से एक गर्म सफेद रोशनी निकल रही थी। यह कोई आम ताकत नहीं थी, यह उसके परिवार की पुरानी तलवार चलाने की कला थी। कहते हैं कि होली किंग ग्रियोम ने इसी तरीके से 5 शैतानों को मारा था और अपना राज्य बनाया था। यह ताकत बुराई को खत्म करने वाली थी। लूकस ने अपनी तलवार उठाकर चिल्लाया, होली किंग सोर्ड, लाइट ब्लेड। माइनोस को बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाया, तुम मामूली कीड़े। उसने अपनी ठंडी ताकत से सील को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह आजाद होता, लूकस फिर से आगे बढ़ा। भले ही उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, पर उसकी तलवार बिल्कुल नहीं रुकी। सील के अंदर दोनों के बीच भयानक लड़ाई चल रही थी और लूकस दुश्मन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन बाहर कॉर्डेलिया की हालत खराब हो रही थी। वह हिम्मत करके खड़ी थी, पर अंदर की लड़ाई को लेकर परेशान थी। उसकी मैजिक पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसे चक्कर आ रहे थे और वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। जैसे ही वह गिरने वाली थी, जूड ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और उसका नाम पुकारा। जूड ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? कॉर्डेलिया ने गुस्से में कहा, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने अपनी आखिरी चाल नहीं चली तो हम सब आज मारे जाएंगे। जूड ने उसके कंधे पकड़कर पूछा, क्या तुम सच में कर पाओगी? कॉर्डेलिया ने खुद को संभाला और अपनी मैजिक स्टिक को फिर से पकड़ लिया। उसने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं कर सकती हूँ। लूकस ने अपनी तलवार चलाई और उसके हमले से आसपास की बर्फ टूट गई। उस हमले से बीच में एक बड़ा धमाका हुआ और जंजीरों में बंधा दुश्मन पीछे हट गया। माइनोस को बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाने लगा। बर्फ की ताकत अचानक फट गई और हर तरफ से बर्फ के हथियार गिरने लगे। लूकस अपनी तलवार से खुद को बचाने लगा। उसके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि सील के अंदर भी इस मॉन्स्टर के पास इतनी ताकत होगी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे सील से बाहर नहीं आने देना था। लूकस अपनी तलवार लेकर सबसे आगे खड़ा रहा। ठीक उसी वक्त जूड ने अपने सोने के लॉकेट को चालू किया। एक तेज रोशनी चमकी। हमारे पास सिर्फ एक मौका है। हमें तब तक रुकना होगा जब तक जूड उस मॉन्स्टर पर बड़ा हमला न कर दे। फिर मैं हमला करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी यह खास चीज ही क्यों न तोड़नी पड़े। भले ही अभी सब धुंधला दिख रहा है, पर कोई और रास्ता नहीं है। मुझे बस आवाज सुनकर उस पर निशाना लगाना होगा। मीनोस ने जंजीरें तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। लूकस ने उसे मौका नहीं दिया और अपनी तलवार लेकर सामने से हमला किया। हवा में दोनों आपस में टकराए। टक्कर ने मीनोस को एक ही जगह पर रोक दिया। तभी कॉर्डेलिया ने अपनी वॉन्ड ऊपर उठाई और सील को चालू करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लूकस ने सही मौका देखा, दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और उस मॉन्स्टर के सीने पर जोर से हमला किया। इस तीर ने मीनोस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
कॉर्डेलिया ने सही मौका देखकर अपनी वॉन्ड घुमाई। एक तेज रोशनी चमकी और माइनोस के जिस्म पर बंधी लाल जंजीरें अचानक गायब हो गईं। कॉर्डेलिया जोर से एक पुराना मंत्र पढ़ने लगी। वॉन्ड के ऊपर से एक तेज रोशनी निकली जिसने आसपास के अंधेरे को मिटा दिया। इस बड़ी ताकत ने पूरी बाजी ही पलट दी। तेज रोशनी की वजह से माइनोस दर्द से तड़पने लगा और गुस्से में चिल्लाने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, आसमान में तारों की रोशनी एक साथ जमा होने लगी। जूड ने अपना पेंडेंट ऊपर उठाया जिसमें से एक पवित्र रोशनी निकलने लगी। इस ताकत ने जमीन पर बने मैजिक सर्कल के साथ मिलकर काम किया जिससे माइनोस को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। चांद की पवित्र रोशनी सीधे उसके ऊपर आकर गिरी। वो दर्द से चिल्लाने लगा और चांद की रोशनी से उसके हाथों से काला धुआं निकलने लगा। जूड धीरे धीरे आगे बढ़ा और ठंडे ढंग से बोला, यह 100 साल से जमा की गई पवित्र चांद की ताकत है, तुम इसे नहीं रोक पाओगे। इस तेज रोशनी को देखकर जूड ने कहा, यह तो बिल्कुल एक लाइट सोर्ड जैसी है। जमीन पर बैठी कॉर्डेलिया ने ठंडी सांस भरी और कहा, तुम सच में एक पक्के घर बैठू हो। माइनोस गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, तुम लोग मरने वाले हो, फिर भी फालतू बातें कर रहे हो। उसे अपनी जान का खतरा लगा तो वो तुरंत उस खुफिया कमरे से भागने लगा। जूड ने हल्के से हंसकर अपने हाथ का मैजिक सर्कल चमकाया और ग्रीस स्पेल का इस्तेमाल किया। माइनोस का पैर फिसल गया और वो बुरी तरह जमीन पर गिर गया। अब उसके भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जूड ने एक झटके में आगे छलांग लगाई और हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसका स्पीड इतना तेज था कि उसने तुरंत माइनोस का रास्ता रोक दिया। अपने सामने अचानक जूड को देखकर माइनोस बुरी तरह डर गया। कॉर्डेलिया जमीन पर बैठी थी और उसने कमजोरी से अपना थंब नीचे किया। उसके अंदर अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। फिर अचानक आसमान से तेज बिजली जोर से नीचे गिरी और उसने माइनोस को जमीन पर दबा दिया जिससे पूरी धरती हिलने लगी। बिजली और धूल ने उस मैजिक सर्कल को घेर लिया। चारों तरफ इतनी तहलका मची थी कि अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। लूकस तेज हवा से पीछे हटने लगा। जब वो मुश्किल से खड़ा हुआ तो सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। बिजली का गिरना बंद हुआ और माइनोस आखिरकार मलबे में गिर गया। जूड ने सामने देखकर धीरे से पूछा, क्या हम कामयाब हो गए? कॉर्डेलिया जमीन पर बैठी थी और उससे अपनी वॉन्ड भी नहीं पकड़ी जा रही थी। इस लड़ाई ने उसकी सारी मैजिक खत्म कर दी थी। लेकिन इससे पहले कि सब चैन की सांस लेते, उस मलबे के नीचे से फिर से कुछ आवाज आई। कॉर्डेलिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पक्का लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। कॉर्डेलिया ने तुरंत अपना सिर घुमाया और जोर से जूड का नाम पुकारा। उसके बोलते ही एक लाल रंग का बड़ा पंजा तेजी से बाहर निकला और उसने जूड को पकड़ लिया। माइनोस अभी भी जिंदा था और उसके जिस्म पर काली बिजली चमक रही थी। वो फिर से खड़ा हो गया। जूड ने उस मॉन्स्टर को देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या इस लड़ाई को जीतना नामुमकिन था? इस हाफ डीमन माइनोस की ताकत सच में बहुत खतरनाक थी। गेम में इस मॉन्स्टर को बनाया ही इसलिए गया था ताकि प्लेयर्स हार सकें। आज तक कोई भी इसे हरा नहीं पाया था। जूड ने अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का मारा और वो खतरनाक लाल पंजा वहीं टूटकर गिर गया। यह देखकर पास खड़ा लूकस बिल्कुल हैरान रह गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, माइनोस का जिस्म टूटने लगा और उसमें से अजीब आवाज आने लगी। उसने डरकर जूड से पूछा कि उसने क्या किया है। उसके जिस्म के अंदर एक अजीब ताकत चल रही थी। माइनोस गुस्से में चिल्लाया कि वो अपनी हार नहीं मानेगा, पर उसका जिस्म टूटकर बिखरने लगा था और अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। जूड ने हल्के से मुस्कुराकर एक ठंडी हंसी हंसी। माइनोस घबराकर खुद से कहने लगा, अगर मुझे थोड़ी मैजिक मिल जाए तो मेरे जिस्म के सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि सामने वाला दुश्मन उसे सांस लेने का मौका भी नहीं देना चाहता। माइनोस डर के मारे पीछे हटने लगा और चिल्लाया कि उसके पास मत आओ। जूड ने अपना पेंडेंट ऊपर उठाया और उसकी पवित्र रोशनी ने माइनोस को एक जगह जकड़ लिया। जूड ने ठंडे ढंग से पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा? बिजली की ताकत एक धमाके के साथ फटी और उस तेज रोशनी ने माइनोस को पूरी तरह खत्म कर दिया। एक बहुत बड़े धमाके के साथ वो पूरी जगह जोर से हिलने लगी। हवा से एक आवाज आई और बिना मैजिक के वो सोने का पेंडेंट ठंडे फर्श पर गिर गया। वो घमंडी मॉन्स्टर अब पूरी तरह राख बनकर हवा में उड़ चुका था। जूड थककर जोर जोर से सांस लेने लगा और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने धीरे से खुद से कहा, आखिरकार सब खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो आराम करता, कॉर्डेलिया अपनी मैजिक खत्म होने की वजह से जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जूड वहीं खड़ा रह गया और सामने देखने लगा। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। बस उसके दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर पर कॉर्डेलिया बिना हिले डुले जमीन पर लेटी थी और उसकी वॉन्ड पास ही गिरी हुई थी। जूड का सिर चकराने लगा और उसका जिस्म हिलने लगा। वो बस गिरने ही वाला था। लूकस ने तेजी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। जूड ने लूकस के कंधे पर सहारा लिया और धीरे से कॉर्डेलिया का नाम लेते लेते बेहोश हो गया। तभी हवा में एक सिस्टम मैसेज आया, मुबारक हो, आपको चैलेंजर ऑफ द इम्पॉसिबल का टाइटल मिला है। आपकी सारी पावर्स 5% बढ़ गई हैं। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। जूड अचानक बिस्तर से उठा और जोर से कॉर्डेलिया का नाम पुकारा। जब वो शांत हुआ और आसपास देखा तो उसने खुद को एक अच्छे कमरे में पाया। खिड़की के बाहर चिड़िया चहचहा रही थी। उसने धीरे से कहा, लगता है मैं अभी भी लैंगेस्ट में हूँ। बिस्तर के पास खड़ी नौकरानी माया ने आवाज सुनी और उसके मुंह से चीख निकल गई। जूड ने मुड़कर देखा तो माया की आंखों में आंसू थे। माया अपना मुंह बंद करके रोने लगी। जूड ने धीरे से उसका नाम पुकारा। माया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, भगवान का शुक्र है, छोटे मालिक आप होश में आ गए। जूड ने अपना सिर दबाया।
हालांकि उसका दिमाग खाली था पर उसकी तबीयत ठीक थी। उसने माया से पूछा कि क्या उसे चोट आई है। माया ने सिर हिलाकर कहा कि डालिया की वजह से वो बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर जूड को सुकून मिला और उसने सोचा कि वो बाद में डालिया को शुक्रिया कहेगा। माया को थका हुआ देखकर जूड ने पूछा, क्या तुम तब से यहीं थी? माया ने कहा, यह तो मेरा फर्ज है, आपका ठीक होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। जूड ने उसे शुक्रिया कहा और बाकी लोगों के बारे में पूछा। माया ने बताया कि लुकस हॉस्पिटल गए हैं और आपको और कॉर्डेलिया को यहाँ लाया गया था। उस वक्त हालत खराब थी। डालिया बेहोश कॉर्डेलिया को लेकर तेजी से यहाँ आई। डॉक्टर ने बताया कि आप दोनों बस बहुत थक गए थे, अब कोई खतरा नहीं है। हालांकि इस हमले में काफी नुकसान हुआ पर ज्यादातर हमलावरों को वहीं पकड़ लिया गया था। बाकी का काम नाइट्स और मेजेस संभाल रहे हैं। मुसीबत अभी के लिए टल गई है। सबको ठीक देखकर जूड ने चैन की सांस ली। तभी माया ने उसे धीरे से बताया, कॉर्डेलिया अभी आराम कर रही हैं, पर वो भी होश में आ गई हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो क्या आप उनसे मिलने जाना चाहेंगे? यह सुनकर जूड ने हंसते हुए सोचा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं नहीं गया तो वो गुस्सा हो जाएगी। जूड ने ठंडी सांस भरी। अगर वो अभी गया तो माया पता नहीं क्या क्या सोचेगी, पर उसे कॉर्डेलिया का हाल देखने जाना ही चाहिए था। वो बिस्तर से उठा और उसने माया को आगे चलने को कहा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा उसके कदम रुक गए। उसे लगा जैसे वो कोई बहुत जरूरी बात भूल रहा है, पर वो क्या था? डालिया और माया समझदारी से कमरे से बाहर चले गए ताकि वो दोनों अकेले बात कर सकें। जूड ने बिस्तर पर लेटी कॉर्डेलिया को धीरे से पुकारा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जूड ने पूछा, तुम कैसी हो? कॉर्डेलिया बिल्कुल शांत लेटी थी, जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। लेकिन उसे मजाक करते देख जूड को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि चलो वो ठीक तो है। कॉर्डेलिया ने कमजोरी से कहा, मैं उठने की कोशिश कर रही थी पर चक्कर आने से गिर गई। जूड ने पूछा, क्या सच में इतना बुरा हाल है? कॉर्डेलिया ने कहा, मेरी मैजिक बहुत ज्यादा खत्म हो गई है। मेरा सिर भारी हो रहा है और थोड़ा सा हिलने पर भी चक्कर आ रहे हैं। जूड ने सोचा, यह तो बिल्कुल हैंगओवर जैसा लग रहा है। कॉर्डेलिया थोड़ा हैरान हुई। उसे समझ नहीं आया कि जूड क्या कह रहा है। जूड ने फिर से पूछा, क्या सच में हैंगओवर हुआ है? कॉर्डेलिया ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दिया। उसका ढीला जवाब देखकर जूड ने कहा, तुम चुपचाप लेटकर आराम करो। कॉर्डेलिया ने कहा कि वो ठीक है, पर अंदर से वो अभी भी परेशान थी। तभी जूड ने पूछा, बेहोश होने से पहले क्या तुमने कोई आवाज सुनी थी? कॉर्डेलिया को समझ नहीं आया। जूड ने याद दिलाया, वही सिस्टम की आवाज, जब कोई टाइटल मिलता है। टाइटल का नाम सुनते ही कॉर्डेलिया की थकान गायब हो गई। उसे समझ आया कि वो आवाज कोई वहम नहीं थी, उन्हें सच में वो टाइटल मिला था। उसने खुशी से पूछा, क्या हमें सच में चैलेंजर ऑफ द इम्पॉसिबल का टाइटल मिला है? वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। जूड ने हंसते हुए हाँ कहा। कॉर्डेलिया बहुत खुश थी। उसने सोचा अगर यह पहले का गेम होता तो हर जगह इसकी चर्चा होती, यहाँ तक कि गेम बनाने वाले भी उनसे बात करते। वो बस इस बारे में सोचकर ही खुश हो रही थी। कॉर्डेलिया को इतना खुश देखकर जूड को हंसी आ गई। उसने मजाक करते हुए पूछा, वैसे इस बार तुमने मुझसे लड़ाई नहीं की कि मैंने आखिरी हमला किया? कॉर्डेलिया ने कहा, क्या तुम्हारे दिमाग में बस यही सब चलता रहता है? जूड ने मुस्कुराकर कहा, टाइटल मिलना तो अच्छी बात है, पर सबसे जरूरी बात यह है कि कॉर्डेलिया ने बात पूरी की, डालिया जिंदा है। यह सुनकर जूड हैरान रह गया। कॉर्डेलिया ने बताया, डालिया ने कहा कि वायोला और फेलिक्स को भी बचा लिया गया है और वहां जो मेजेस और नाइट्स थे उन्हें मिलाकर लगभग 20 लोग जिंदा बच गए हैं। उसने आगे बताया कि रोनिन को थोड़ी चोट आई है पर वो ठीक है और बाकी नाइट्स को भी कोई बड़ी चोट नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग मरने वाले थे या पकड़े जाने वाले थे उन सबको बचा लिया गया है। कॉर्डेलिया खुशी से बोलती गई। उसे लगा कि वो एक अच्छे अंजाम के बहुत करीब पहुंच गए हैं। उसे खुश देखकर जूड ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने अचानक कॉर्डेलिया के बाल खराब कर दिए। कॉर्डेलिया गुस्से में आ गई और उसे काटने दौड़ी। ये दोनों जब भी मिलते हैं बिना लड़े नहीं रह सकते। कॉर्डेलिया ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे बालों का क्या हाल कर दिया? जूड ने भोलेपन से कहा, मेरी गलती है, मुझे लगा तुमने अच्छा काम किया तो थोड़ा प्यार दिखा दूं। कॉर्डेलिया ने गुस्से से कहा, तुम तो गए अब। जूड ने बात को संभालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब काम की बात करते हैं। जूड ने कुर्सी पर बैठकर कहा, मुझे खुशी है कि हमने गेम का सबसे मुश्किल लेवल पार कर लिया। कॉर्डेलिया ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, हाँ, पर क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा अगला प्लान तैयार है? जूड ने सोचा और कहा, मुझे लगता है हमें कहानी के हिसाब से चलना चाहिए, मतलब कॉर्डेलिया की कहानी के हिसाब से, क्योंकि मेरी बीमारी की वजह से मेरा रास्ता अभी बंद है। कॉर्डेलिया ने कहा, तो हमें उस जंगल में जाना होगा जहां मैं जान बचाकर भागी थी। वो नॉर्थ में है ना? जूड ने कहा, हाँ, और वहां से हमें नॉर्थ के बॉर्डर पर जाना होगा, तभी मुझे मेरी बीमारी की दवा मिलेगी। मत कहती केवी की नती का कहती। कॉर्डेलिया ने कहा, वो बॉर्डर काउंट रासवेल के इलाके में है। जूड ने कहा, हाँ, इसलिए हमें लुकस की मदद चाहिए होगी। कॉर्डेलिया को भी अचानक याद आया, लुकस। फिर दोनों ने एक साथ एक चीख मारी। अब तो सब गड़बड़ हो गया। वो सिल्विया को तो भूल ही गए थे। उस वक्त एक अंधेरे बेसमेंट के कोने से रोने की आवाज आ रही थी। सिल्विया वहां अकेली बंद थी और रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, तुम लोग मुझे कैसे भूल सकते हो? कॉर्डेलिया ने सिल्विया को गले लगाया और बार बार माफी मांगी कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जूड और लुकस दरवाजे पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे और शर्मिंदा हो रहे थे। जूड अपना सिर खुजलाने लगा।
उसने सोचा कि वो तो सब कुछ ध्यान से सोच रहा था, फिर सिल्विया कैसे छूट गई। वहां ऐसा कुछ बड़ा भी नहीं हुआ था जिससे उसका ध्यान भटके। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से सोचा तो उसे याद आया कि कॉर्डेलिया लड़ाई के बीच बेहोश हो गई थी, जिससे सब डर गए थे। यह सोचकर जूड ने ठंडी सांस भरी। सिल्विया ने रोते हुए कहा, बेसमेंट में बहुत अंधेरा और ठंड थी, मैं डर गई थी। मैं चिल्लाती रही पर किसी ने नहीं सुना। जूड ने शर्मिंदा होकर बताया कि उसने वहां साइलेंस स्पेल लगाया था ताकि कोई आवाज बाहर न जाए। तभी डालिया ने आकर बताया कि नाइट्स आ गए हैं और अब निकलना होगा। कॉर्डेलिया चलते चलते भी सिल्विया से माफी मांगती रही। फिर कॉर्डेलिया ने गुस्से में लूकस से पूछा, तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? तुमने उसे बाहर क्यों नहीं निकाला? लूकस बहुत शर्मिंदा हुआ, पर इसमें उसकी पूरी गलती नहीं थी, क्योंकि उस पर भी साइलेंस स्पेल था और वो गार्ड्स को कुछ बता नहीं पा रहा था। और बाहर आते ही गार्ड्स उसे जल्दी में अपने साथ ले गए। इस वजह से सिल्विया वहीं छूट गई। डालिया ने शर्माते हुए माफी मांगी और कहा कि उसने जानबूझकर यह बात छुपाई थी ताकि पहले वो दोनों ठीक हो जाएं। कॉर्डेलिया ने तुरंत कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर उसने लूकस की तरफ इशारा किया और चिल्लाई, ये सब लूकस की गलती है। लूकस अपना सिर झुकाकर शर्मिंदा खड़ा रहा। जूड ने सोचा कि अब इस बात को यहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ जाने के लिए उन्हें लूकस की मदद चाहिए थी। अगर रिश्ता खराब हुआ तो आगे मुश्किल होगी। जूड ने आगे बढ़कर लूकस से उसकी चोट के बारे में पूछा, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसे जोर से मारा था और लग नहीं रहा था कि चोट हल्की है। लूकस ने आराम से कहा, मेरा मैजिक से इलाज हो गया है, अब मैं ठीक हूँ। जूड ने कहा, सिल्विया का ध्यान रखने के लिए लोग हैं, तुम भी आराम करो। लूकस थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, छोटे मालिक जूड, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जूड ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है? लूकस ने पूछा, क्या अफवाह सच है? क्या आपकी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई? जूड ने सच बताया और हाँ कहा। लूकस हैरान रह गया और बोला, तो आप ऐसी हालत में उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे? लूकस ने एक गहरी सांस ली और पूछा, जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो आप कितने ताकतवर बन जाएंगे? जूड उसे देखता रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। लूकस ने आगे कहा, हमारे इलाके के नॉर्थ बॉर्डर के उस पार एक बहुत ठंडी जगह है, शायद वहां आपको अपनी बीमारी का इलाज मिल जाए। जूड ने वो बात सुन ली, पर उसे अजीब लगा। उसने पूछा, तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? लूकस ने सीधे कहा, क्योंकि मुझे लगता है आप मेरे सबसे अच्छे दुश्मन बन सकते हैं। उसने यह भी कहा कि उसकी उम्र का कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। जूड यह सुनकर चुप हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई खुद की इतनी तारीफ कैसे कर सकता है। लूकस ने कहा, हालांकि सब मेरी तारीफ करते हैं, पर मुझे लगता है मैं सबसे अलग हूँ, इसलिए हम दोनों को बराबर होना होगा ताकि मैं आपको अपना दुश्मन मान सकूं। जूड को यकीन नहीं हो रहा था कि हरासवेल खानदान का सबसे बड़ा जीनियस उसे अपना दुश्मन मान रहा है। लूकस ने हाँ में सिर हिलाया। जूड ने ऊपर से तो हाँ कह दिया, पर अंदर से उसे बहुत अजीब लग रहा था। लूकस ने उसे सोचने को कहा और बोला कि वो कल रात को मीटिंग हॉल में जवाब सुनेगा। जूड को परेशान देखकर डालिया ने बताया, आप दोनों अभी होश में आए हैं, इसलिए मीटिंग के बारे में नहीं बताया। अगले हमले से बचने के लिए सभी 12 फैमिलीज के लोग अभी लैंगेस्ट में ही रुकेंगे और कल रात की मीटिंग इस हमले के बारे में बात करने के लिए है। सभी लोग अभी छोटे हैं, इसलिए उनके लिए यह सब झेलना आसान नहीं है। डालिया ने कहा, मालिक चाहते हैं कि पहले सब आराम कर लें। नाइट्स ने भी कहा है कि कल रात का वक्त सबसे अच्छा रहेगा। जूड ने सोचा, इसका मतलब कल रात सभी लोग वहां आएंगे। लूकस ने हाँ कहा, सबको उस मॉन्स्टर के बारे में जानना है, इसलिए आपका आना जरूरी है। जूड ने कहा कि वो मीटिंग के बाद अपना जवाब देगा। लूकस ने थोड़ा झुककर माफी मांगी और चला गया। जूड ने उसे जाते हुए देखा और सोचा कि वो मजाक नहीं कर रहा था। यह उसके लिए अच्छी बात थी। थोड़ी देर बाद दोनों बैल्कनी में बैठकर प्लान बनाने लगे। कॉर्डेलिया ने पूछा, जब हमें नॉर्थ ही जाना है तो तुमने उसे सीधे क्यों नहीं बताया? जूड ने मुस्कुराकर कहा, उसे लगना चाहिए कि मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। वो दुश्मन ढूंढ रहा है। मुझे पक्का यकीन है वो अभी अपने कमरे में परेशान घूम रहा होगा कि कहीं मैं मना ना कर दूं। कॉर्डेलिया को थोड़ा शक था, पर जूड को पक्का यकीन था। जूड ने कहा, लेकिन कल की मीटिंग के लिए हमें अपनी कहानी एक जैसी रखनी होगी। कॉर्डेलिया ने ठंडी सांस भरी। क्या उस मॉन्स्टर की लड़ाई के बारे में? जूड ने हाँ कहा। लूकस की मदद के बाद भी वो मॉन्स्टर हमारे लिए बहुत ताकतवर था, क्योंकि उसकी लड़ाई पहले रोनिन से हुई थी और रोनिन अभी ठीक हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो मॉन्स्टर पहले से ही कमजोर हो चुका था। कॉर्डेलिया को यह सही लगा, पर जूड ने एक और मुसीबत के बारे में बताया, जो कि नकली पेपर्स की बात थी। अब उन नकली पेपर्स का कोई काम नहीं है, उन्हें पास रखना खतरनाक हो सकता है। लेकिन कॉर्डेलिया ने डालिया के जाने के बाद उन सबको आग लगाकर जला दिया। जूड ने यह देखकर चैन की सांस ली, पर उसे लगा कि इतना काफी नहीं है, क्योंकि उसने नाइट्स को मनाने के लिए अपने पिता का नाम लिया था। अगर किसी ने पूछा तो उन्हें कोई अच्छा जवाब देना होगा। कॉर्डेलिया ने पूछा, तो तुम क्या बहाना बनाओगे? जूड ने उसके पास आकर धीरे से अपना प्लान बताया। प्लान सुनकर कॉर्डेलिया हंसने लगी और बोली, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। जूड ने कहा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस हाँ में हाँ मिलाना। कॉर्डेलिया ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। पूरी तैयारी के बाद अब अगली मुश्किल आसान लग रही थी। यूडे ने कॉर्डेलिया को देखा और पूछा कि क्या उसकी तबीयत अब ठीक है। कॉर्डेलिया ने हाथ हिलाकर कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, पर अभी वह ठीक से संभली भी नहीं थी कि अचानक आगे आकर पूछने लगी, तुमने पिछला जादू खराब क्यों किया? यूडे बिल्कुल हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उससे कहाँ गलती हुई। कॉर्डेलिया बोलते बोलते और जोश में आ गई।
उसने गेम का एक सीन करके दिखाया, चुटकी बजाई और उसे डांटने लगी कि उसने सही से एक्टिंग नहीं की। कॉर्डेलिया को लगता था कि यह बात बहुत जरूरी है, पर अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह खुद ही अटक गई और आगे क्या बोलना था भूल गई। कॉर्डेलिया को इस तरह अजीब हरकत करते देख यूडे को कुछ गड़बड़ लगा। वह आज खोई खोई सी थी और खुद को सही साबित करने की जल्दी में थी। यह सोचकर यूडे ने उसे धीरे से पुकारा। कॉर्डेलिया ने हैरानी से जवाब दिया। यूडे ने उसे देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम घबरा रही हो? कॉर्डेलिया थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, नहीं, घबराहट नहीं है, बस उस खुफिया कमरे में वापस जाने की बात सोचकर डर लग रहा है। यह सोचकर कि मीनोस बस जीतने ही वाला था। मैं थक गई हूं पर मुझे नींद नहीं आ रही। यूडे ने उसे देखा और आराम से बोला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। जीत की खुशी खत्म होते ही नया डर शुरू हो जाता है। हमने मिलकर मीनोस को तो हरा दिया, पर वह तो बस पहला छोटा बॉस था। अगली मुश्किल से हम बच पाएंगे या नहीं कोई नहीं जानता। सिर्फ इतना काफी नहीं है। अगर तबाही को रोकना है तो हमें एक बड़ा प्लान बनाना होगा। हमें बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा। जब हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं तो चलो शुरू करते हैं, यूदे ने हंसकर कहा। पर दोनों के दिमाग में अलग ही चल रहा था। कॉर्डेलिया ने हंसकर कहा, आज की परेशानी यहीं खत्म। हम दोनों सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, हम क्या नहीं कर सकते? यूडे ने मजबूरी में हाँ मिलाई। ठीक है, अच्छा ही सोचते हैं। कॉर्डेलिया ने फिर पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है इस बार तुम्हारे घर से कौन आएगा? यूडे ने सिर हिलाया और कहा, पता नहीं, शायद इस बार कोई बहुत ताकतवर नाइट्स आएंगे। तभी दूर जंगल से एक चीखने की आवाज आई। एक आदमी जंगल में जान बचाकर भाग रहा था और बड़बड़ा रहा था, बस थोड़ा सा बचा था, फिर भी शैतान की ताकत। पर वह थोड़ी दूर ही गया था कि आगे का रास्ता बंद हो गया। सामने खड़े लोगों को देखकर वह डर गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आने वाले ने हंसकर कहा, आधी रात को जंगल में घूमने वाले लोग कम ही होते हैं। काउंट चेस ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उन्होंने जमीन पर गिरे आदमी को घूरते हुए कहा, तुम पक्का शैतान के चेले हो। अगले दिन शाम के 8 बजे मीटिंग हॉल में सब चुपचाप और गंभीर बैठे थे। यूदे ने बड़ी टेबल के सामने खड़े होकर एक बड़ी खबर सुनाई कि उन्होंने परियों की रानी को देखा है। पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सामने बैठे बरुआ ने गुस्से में पूछा, यूडे, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने उस आधे शैतान को कैसे हराया। यूडे ने ठंडी सांस ली और कहा, मुझे पता है यह अजीब लग रहा है, पर पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। फिर उसने उस दिन की कहानी सुनाई। लैंगस्टर जाने के रास्ते में वह और कॉर्डेलिया जंगल की घाटी के पास अकेले रुके थे। वह एक प्यारी रात थी। चांद की रोशनी बहुत सुंदर थी, पर सबसे सुंदर कॉर्डेलिया लग रही थी, जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। यह सुनकर पास बैठी कॉर्डेलिया हैरान रह गई और सोचने लगी, यह क्या झूठ बोल रहा है। पर यूडे नहीं रुका और कहानी बनाता रहा। उसने कहा कि सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि 2 परियां भी उसकी सुंदरता देखकर वहां आ गईं जब वह थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। उन्होंने कॉर्डेलिया को रात के खेल में बुलाया। भोली कॉर्डेलिया मना नहीं कर पाई। तभी विकॉन ने अचानक आकर परियों पर हमला कर दिया। यह सुनकर वहां बैठे मैजिशियंस चौंक गए और बोले, विकॉन? यूडे ने ठंडी सांस लेकर कहा, वह हमेशा परियों को परेशान करता था, इसलिए हमें बीच में आना पड़ा। उसका यह झूठ सुनकर कॉर्डेलिया हैरान थी। उसे लगा कि यह झूठ तो सच जैसा लग रहा है। यूदे ने आगे कहा कि परियों की रानी की मदद से ही उन्होंने उस आधे शैतान को भगाया। बरुआ ने उसे बीच में ही रोका और कहा, यूदे, परियां तो बस कहानियों में होती हैं। पर यूडे के पास पहले से प्लान था। उसने वहां एक अनोखा शैतानी सींग और एक जादू की लकड़ी रख दी जिसमें से रोशनी निकल रही थी। अब सबको यकीन करना ही था। बरुआ उन चीजों को देखकर कुछ बोल नहीं पाया। यूडे को पूरा यकीन था, गेम में सिर्फ कॉर्डेलिया ने ही परियों को देखा था और यहाँ कोई सच पता नहीं कर सकता था, इसलिए उसने यह झूठ पक्का कर दिया। बरुआ को यकीन दिलाने के लिए उसने अपने पिता के नाम का सहारा लिया। अगर वह कहता कि परियों की रानी ने बताया है तो कोई यकीन नहीं करता, इसलिए उसने पिता का नाम लिया, क्योंकि उसे पता था कि पिता सही काम के लिए इस झूठ में उसका साथ देंगे। यह सच में सबसे सुरक्षित रास्ता था। यह सुनकर सब आपस में बात करने लगे कि अब माइनोस को हराने की बात समझ आती है। लोगों को परियों की बात भी सच लगी, क्योंकि कॉर्डेलिया सच में इतनी सुंदर थी कि परियां उसके पास आ सकती थीं। अपनी ऐसी तारीफ सुनकर कॉर्डेलिया शर्म से परेशान हो गई। बरुआ थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, जब सबूत सामने है तो मुझे यह बात माननी ही पड़ेगी। उसे यकीन करता देख यूदे अंदर ही अंदर खुश हुआ कि उसकी चाल काम कर गई। बरुआ ने कहा, अब जब हमें दुश्मन का पता चल गया है तो आप सब अपने कमरे में आराम करें और अपने घर वालों की मदद का इंतजार करें। मीटिंग खत्म हुई और सब बाहर जाने लगे। तभी सिल्विया खुद उनके पास आई। उसने कॉर्डेलिया और यूडे को रोका। उसने शर्माते हुए कहा, पहले मैं डर गई थी इसलिए थैंक यू नहीं बोल पाई। देर से ही सही, पर मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कॉर्डेलिया ने हाथ हिलाकर कहा, सिल्विया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम उस वक्त बहुत डर गई थी। सिल्विया ने हंसकर कहा कि अब वह ठीक है। फिर उसने शर्माते हुए पूछा, मीनोस के साथ लड़ाई की कहानी तो अच्छी थी, पर क्या मैं परियों के बारे में जान सकती हूँ? कॉर्डेलिया ने तुरंत हाँ कह दिया और बोला, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। यह सुनकर सिल्विया बहुत खुश हुई। कॉर्डेलिया ने बातें करते हुए वायोला को भी बुला लिया। अब सारी लड़कियां आपस में घुल मिल गईं। यूडे ने यह देखकर चैन की सांस ली। कॉर्डेलिया वहां बिजी थी तो वह लुकस से मिलने चला गया, पर 2 कदम चलते ही लुकस सामने आ गया और पूछा,
जो मैंने पूछा था उस बारे में क्या सोचा? यूडे ने इस मौके का फायदा उठाया और बोला, बीमारी ठीक करने से ज्यादा मेरे लिए यह जरूरी है कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझो। यह सुनकर लुकस हैरान रह गया। उसने यूड को देखा और सोचा, क्या यह सच बोल रहा है? यूड ने पहले से ही प्लान बनाया था। गेम में लुकस को एक खुफिया आदत थी, वह हीरो वाली कहानियों का बहुत बड़ा फैन था। यूडे ने जो कहा वह उस कहानी की एक मशहूर लाइन थी। ये तरीका बिल्कुल सही बैठा। यूडे के लिए तो ये बस दोस्ती करने का तरीका था, पर उस लड़के के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। यह उसके दिल को छू गई। वह खुद को उस कहानी का हीरो समझने लगा। अब उसे मनाने की जरूरत नहीं थी। उसने खुद ही कहा कि वह और ताकतवर बनेगा और इस भरोसे को नहीं तोड़ेगा। यूडे ने मौका देखकर उसे अपने साथ नॉर्थ चलने को कहा। लुकस ने खुशी से यूड का हाथ पकड़ा और बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तभी कॉर्डेलिया घबराहट में चिल्लाती हुई अंदर आई। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। यूडे ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कॉर्डेलिया ने गुस्से में कहा, तुम तो लुकस के साथ नॉर्थ जा रहे हो, पर मेरा क्या? मेरे घर वाले मुझे लेने आ रहे हैं, मैं उनसे कैसे बचूं और तुम्हारे साथ चलूं? और क्या तुम्हें पता है डालिया ने क्या कहा? डालिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा था, लुकस कितने खुश हैं, यूडे पक्का उनके साथ नॉर्थ जाएंगे। फिर उसने कॉर्डेलिया को देखा और दुख से बोला, कॉर्डेलिया अब तो आप अकेली रह जाएंगी। कॉर्डेलिया